हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सीखो के ऊपर। इस क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, जिसको हम वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप भी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम है वो या प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो उसको जब हमने पढ़ा तो उसके ऊपर आगे रिसर्च की और कई चीजों को कंसीडर किया गया। तो उसमें जैकस चार्ल्स हमारे पास इस लॉ के साथ है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट किया था? टेम्परेचर को। इसके अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मेरे पास जितनी भी अमाउंट ऑफ गैस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी बाय द वॉल्यूम दिस। ठीक है, जैसे ही मेरे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री कितनी भी डिग्री राइज या फॉल आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, इसको दोबारा समझते हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि मैंने यहाँ पर जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। जो मास ऑफ गैस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कि हमने ये सारा सिस्टम जो है, जो सेटअप है, इस तरह से एक सिलेंडर में रखना है, ये एक जार के अंदर रखना है इस सिस्टम को, कि मेरे पास इस प्रोसेस के दौरान चेंज ना आए मास के अंदर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास अगर पर डिग्री राइज या फॉल हो रहा है टेम्परेचर का, मेरे पास जो वॉल्यूम है इतनी अमाउंट से बढ़ सकती है या इतनी अमाउंट से घट सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर आएगा तो इतनी अमाउंट से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगी। अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर में फॉल आएगा, गिरावट आएगी, तो उससे मेरे पास जो वॉल्यूम है इतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो है वी नॉट। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वी नॉट, जब मेरे पास जो टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस है मेरे पास वी नॉट, जब मेरे पास टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिया। लेट टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस रेज हो गया। देयर इज 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब ऐसा हो तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है V1 क्या आएगी? V नॉट अपॉन 273.15। यही चीज है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो इतनी अमाउंट से मेरे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। नई वॉल्यूम क्या आएगी? इतनी अपॉन दिस, यही चीज आएगी। अगर मेरे पास टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, That means there is T डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मुझे पता नहीं कितना राइज हुआ है, बस T डिग्री सेल्सियस है। कितना राइज हुआ? 2, 4, 10 कितना हुआ पता नहीं। तो अब मेरे पास जो वॉल्यूम है एट T डिग्री सेल्सियस कितनी आएगी? V नॉट अपॉन 273.15। और कितना टेम्परेचर राइज हुआ? T। ओके, अब इस डाटा की हेल्प से हम क्या है, कितना मेरे पास टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितनी आई जब मेरे पास 3 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हुआ, मेरे पास इतनी वॉल्यूम आ गई, तो टोटल राइज कितना हुआ? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आएगी, टोटल वॉल्यूम, जिसको मैं V, सिंपल V से डोनेट कर दूंगी, सॉरी डिनोट कर दूंगी, डोनेट बोलते हैं, डिनोट कर दूंगी। डोनेशन के लिए तो मेरे पास खुद पैसे नहीं है, तो मेरे पास आएगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस मेरे पास 3 डिग्री राइज हुआ जब टेम्परेचर का, उस वक्त मेरे पास कितनी वॉल्यूम आई, तो मेरे पास एक काइंड ऑफ फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम मेरे पास यही है, ये वाला रिजल्ट है। तो मेरे पास V आएगा, जिसको मैं लिख दूंगी, इनिशियल वॉल्यूम थी मेरे पास V नॉट, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आएगी V नॉट प्लस यहाँ पर कितना है? V नॉट अपॉन 273.15 इंटू T। यहाँ पे लिख दिया V नॉट अपॉन, ये फाइनल वॉल्यूम है, अपॉन 273.15 इंटू T। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं V नॉट को कॉमन निकालूंगी,
अब जैसे ही मैंने वी नॉट को कॉमन निकाला, मेरे पास पीछे क्या बचा, 1 + 1/273.15 इंटू टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके साथ ही ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, एक्चुअल में रिलेशन आ गया किसका, वॉल्यूम टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप भी हम इसको कह सकते हैं। ये मार्कर हमारे पास कभी भी जल्दी खुलता नहीं है हमसे। ये मेरे पास क्या आ गया, अब वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब इस वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी जार है, उसके अंदर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ, उसका वॉल्यूम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है। एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, यहां पर ये मेरे पास क्या लग गया, पिस्टन, ठीक है। और इसके अंदर ढेर सारी गैस पड़ी है, इस तरह से गैस पड़ी है, उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ओके। अब जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगी, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गैस जो है एक्सपैंड नहीं होगी, वो क्या है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में वो अगर बिल्कुल ही कम कर दे ना टेम्परेचर, वो लिक्विफाई होनी शुरू हो जाती है। तो अगर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे वैसे हमारे पास गैस एग्जिस्ट नहीं करती, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, वहां पे तो चलो थोड़ी बहुत लिक्विफाई होगी। अगर -273 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, फिर नहीं मेरे पास गैस एग्जिस्ट करेगी, या तो वो लिक्विफाई हो चुकी होगी कंप्लीटली, या वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये हम एब्सोल्यूट जीरो वाला टॉपिक करेंगे अभी इसी चीज के बाद। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने इसका पिस्टन जो है फिक्स कर दिया। पिस्टन जो है, पिस्टन जैसे पिस्टन फिक्स हो गया मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी जो है वो फिक्स हो गया। अब इस तरह से रुको, चलाया नहीं जाता मार्कर। अगर मेरा प्रेशर भी फिक्स हो गया, पिस्टन को मूव ही नहीं किया, जब पिस्टन को मूव ही नहीं किया, प्रेशर फिक्स हो गया। जैसे ही प्रेशर फिक्स हुआ, यहाँ पर मैं साइड से या कैसे भी नीचे से बर्नर लगा के किसी भी तरीके से कह लो, मैं इसको टेम्परेचर दे रही हूँ, टेम्परेचर इसका बढ़ा रही हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ाया, गैस फैलनी शुरू हुई, गैस क्या एक्सपैंड होनी शुरू हुई, तो उससे उसकी वॉल्यूम भी जो है बढ़नी शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगी। जब टेम्परेचर घटाएंगे, मान लो 0 से पीछे आ गए, -2, -3, -50, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, अपने आप सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इतना बढ़िया। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिक्रीज होगा तो अपने आप नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, गैस एक्सपेंड्स, दैट इज वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है। और एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो मेरे पास जो है वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज हो जाएगी इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बच्चे बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। जैकब चार्ल्स को पता था कि अगर मैं टेम्परेचर को घटाता जाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, कम होती जाएगी। एक्चुअल में जो वॉल्यूम है गैस की, बेसिकली जो गैस है, जो गैसेस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो लिक्विफाई होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि एज सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ अगर हम जाए, सॉलिड से लिक्विड से गैस, ठीक है। अगर मैं इसको हीट देती रहूं, सॉलिड को, जैसे कि बर्फ को हीट दे दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा। अगर इसको मैंने फिर से हीट देती गई तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जहां पे मेरे पास क्या है, ये वेपर्स बन के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पानी, दैट मींस गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली तब हमने ये भी पढ़ा कि अगर मैं गैस को कूल डाउन कर दो, कूल कर दो मीन्स टेम्परेचर घटा दो, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज की बात हुई है दोनों तरफ। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, तो मेरे पास जो गैस है वो कूल होगी, तो लिक्विफाई होगी। जब ये लिक्विफाई होगी गैस, मैंने इसको फिर से कूल किया तो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगी। इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको हमने तब पढ़ा था कि इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन, और इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर तब ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब हमारे पास मौका है। तो बेसिकली इस चीज को हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अगर मैं लिक्विड
या गैस को हीट करते रहूंगी तो वो यहाँ पे तो चलो वो कंसेप्ट नहीं लगा सकती कि वो एक्सपैंड होती जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, लेकिन ये वाला कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा कि अगर मैं गैस को कूल करूं तो ये क्या होगी, लिक्विफाई होगी, लिक्विफाई होके क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को एक बार देखो, इसको नोट करो। अब इसके बेसिस पे हम इसको आगे पढ़ते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखिए, चार्ल्स ने एक ग्राफ बनाया जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर ये वैसे तो है थ्योरेटिकली, सारा कुछ उसने प्लान जो किया, जो बनाया है थ्योरेटिकली उसने किया, इसके अकॉर्डिंग अब चार्ल्स को तो पता था कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, वॉल्यूम तो है गैस की खत्म हो जाएगी तब तक। -273.15 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा कम, इसमें कोई गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर करेगी तो वो लिक्विफाई हो चुकी होगी। ठीक है, अगर गैस एग्जिस्ट करेगी तो वो लिक्विफाई हो चुकी होगी, तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं, वो गैस तो रही नहीं। बात हम किसकी कर रहे हैं, गैस की, क्योंकि सारा का सारी क्या है, ये गैस लो है, तो चार्ल्स भी तो गैस लो के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यू कैन से दैट कि जब भी मेरे पास एक बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर आ गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जब मेरे पास टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस, तब क्या करना है, मैंने अभी रिलेशन निकाला था आपके सामने, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15, ये मेरे पास है। तब अगर मैं इसको प्रिसाइजली 273.15 डिग्री सेल्सियस लूं तो अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास 3 डिग्री सेल्सियस था, ये भी डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, सेम टर्म है, सेम क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं तो वैसे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 डिग्री सेल्सियस ही होती है, वो तो हम अपने इजी के लिए इसकी राउंड फिगर ले लेते हैं, दैट इज 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप 273 डिग्री सेल्सियस यूज करो तो भी ठीक है, अगर आप 0.15 लगा रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, तो V मेरे पास आ जाएगा V नॉट 1 प्लस माइनस 273.15 अपॉन 273.15, ये आपस में होगी कैंसिल, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, नेगेटिव, यहाँ पर कैंसिल होगी, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, दोनों सेम है। ठीक है, सेम टेबल पे गए, V नॉट 1 माइनस 1 तो कितना होता है 0, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी मेरे पास कितनी आ गई 0। जब मेरे पास टेम्परेचर इतना था तो मेरे पास वॉल्यूम कितनी आई 0। अब देखिए, अगर मैं इस टेम्परेचर की जगह पे ये वाली वैल्यू को फिल कर दूं तो ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे फिल कर दूं, मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पर आएगा 0 केल्विन। अगर मैं दोनों साइड सिंपली 273.15 ऐड कर दूं तो क्या होगा, 273.15 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, -273.15 और यहाँ पर भी आएगा, दोनों साइड्स मैंने ऐड कर दिया 273.15 प्लस 0 केल्विन। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना आएगा, इसके अंदर 0 के अंदर ये ऐड किया तो मेरे पास आएगा 273.15। ठीक है, और यहाँ पर आएगा केल्विन, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास इसकी वैल्यू केल्विन में इतनी आएगी, और 0 केल्विन पे आप ये समझ लो कि मेरे पास इतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि मेरे पास अब यही थी, टेम्परेचर मेरे पास यही था। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे जिसको हमने लोअर क्लास में बहुत बार यूज किया है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं इसके अंदर कोई T टेम्परेचर को रेज कर दूं, मान लीजिए मैंने 1 टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस को रेज किया, यहाँ पे मैंने 1 डिग्री सेल्सियस रेज करी, तो यहाँ पे कितने 274.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, अगर मैं 100 करूंगी, इसके अंदर 100 ऐड करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा 373.15 केल्विन। इसके अंदर ऐड करना ना, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर मेरे पास मेन तो पॉइंट ये आया है। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस भी ऐड करूं तो होगा इफ आई एड T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहाँ पे T आएगा, 0 की जगह पे क्या T डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर T ऐड हो रहा है तो 273.15 केल्विन प्लस T, ये मेरे पास आंसर आ गया, यही मेरे पास रिलेशन है।
तो अब रिलेशन को इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के बाहर केल्विन है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो T डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर 273 डिग्री सॉरी 0.15 केल्विन प्लस T केल्विन के इक्वल है, ठीक है। तो T केल्विन को अगर मैं इधर लेके आऊं, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो जगह बनाते हैं थोड़ी सी। T केल्विन को इधर लेके आऊं, मैंने T केल्विन को इधर ले गई और T डिग्री सेल्सियस को इधर ले गई, यहाँ पे माइनस स्मॉल टी के बजाय यहाँ पे कैपिटल टी भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक जनरल रिजल्ट लेना है तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ विद द कैपिटल टी, ठीक है। चलो स्मॉल टी से लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो टी केल्विन इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये उधर गया 273.15 उधर गया माइनस टी डिग्री सेल्सियस, माइनस कॉमन निकालो तो टी केल्विन मेरे पास कितना आएगा, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15, ये भी एक रिजल्ट है। और आपके पास जो ये आ गया ये भी एक रिजल्ट है जिसको आप लोअर क्लासेस में यूज कर रहे थे और अब भी आप यूज करोगे कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर केल्विन स्केल में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपके सामने रिलेशन पड़े हैं, आप इसको यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ की, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर for a fixed amount of gas, volume of the gas is directly proportional to temperature। क्या हम ये चीज कह सकते हैं? हाँ जी, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर मेरे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास वॉल्यूम भी जो है डिक्रीज हो रही है, और अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। अगर टेम्परेचर या वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे तो मैं कह सकती हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो V है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेके आएंगे, वो कांस्टेंट क्या होगा कि जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, तो T इधर आ जाएगा V अपॉन T इक्वल्स टू के, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। मान लीजिए मेरे पास दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ये वाला और एक सिलेंडर है ये वाला, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि मेरे पास पिस्टन क्या फिक्स कर रखे हैं। इसमें मेरे पास वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे टेम्परेचर है T1, इसमें मेरे पास वॉल्यूम है V2, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, या मैं कह दूं कि मेरे पास ये स्टेट 1 है, ये है स्टेट 2। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम V1 थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया तो वॉल्यूम मेरे पास V2 आ गई। तो मैं क्या कहूंगी, तो V1 ओवर T1 यही चीज है ना, V1 ओवर T1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, V2 ओवर T2 के। ये आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपके काम आएगा, ठीक है। ऐसे ना सही ऐसे भी कर सकते हो, तो मेरे पास आ जाएगा V1 जो है मेरे पास इसको के T1 आ जाएगा और V2 आ जाएगा के T2। इनको डिवाइड कर दोगे V1 और V2 करके आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही हम ऐसे रिलेशन भी कर सकते हो कि V1 ओवर V2 मेरे पास आएगा, ये जाएगा उधर, ये V1 इधर आएगा तो यहाँ पर आएगा T1 ओवर T2। हाँ बिल्कुल सामने पड़े हैं, जब बिल्कुल सामने पड़े हैं तो दैट मीन्स मेरे पास यही चीज आ रही है, क्या आ रही है कि जैसे मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा मेरे पास वॉल्यूम में भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा, और वो जो इंक्रीज और डिक्रीज है किसी भी एक रिलेशन से आप बता सकते हो, ठीक है। इनको डिवाइड करके ये आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक स्टेट के दूसरे स्टेट की एक तरफ कर ली तो ये आएगा, वरना वॉल्यूम एक तरफ कर लो टेम्परेचर एक तरफ कर लो तो ये रिलेशन आएगा। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जितने भी हम ग्राफ मैक्सिमम बना सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तो हम वो भी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास V वर्सेस T, हमारे पास चार्ल्स लॉ के कहते हैं V अपॉन T इज इक्वल टू के क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि मेरे पास जो है V इज इक्वल टू के T की इक्वल आ रहा है, ये वाला रिलेशन लो, तो मेरे पास V के यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, एक्स ले लिया,
और टी मेरे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, वाई आ गया। और अगर मैं इसको ले लूं एम, सॉरी यहाँ पर लेंगे इसको वाई, मेरे पास उल्टा कर दिया, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर मेरे पास वी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वी आ गया, ठीक है। टी मेरे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर के क्या है मेरे पास, एक कॉन्स्टेंट है जिसको मैंने स्लोप ले लिया। के मुझे बताएगा स्लोप के बारे में, और स्लोप के बारे में हमें कौन बताता है, एम। और ये जो है मेरे पास इक्वेशन y इक्वल्स टू mx किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। जब ये इक्वेशन मेरे पास स्ट्रेट लाइन की है तो इसके जो ग्राफ आएगा या स्लोप आएगी वो इस तरह से आएगी, ठीक है। बी के मेरे पास के बता रहा है, के क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। सिमिलरली मेरे पास अब देखिए ये तो था केल्विन, ये तो था मेरे पास केल्विन में, के कांस्टेंट अलग है, यही वाला के केल्विन है, ये टेम्परेचर का एक यूनिट है, ठीक है। और ये मेरे पास एक कांस्टेंट है के, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। अब इसको अगर मैं लूं, ये इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था, ये इस तरह से बनना था। यहाँ पे मेरे पास है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो मेरे पास है -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पहले ही कर लिया था कि अगर ये ऐसे जा रहे तो पीछे प्रोड्यूस होकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके बेसिस पे हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निकाला था। थर्ड है मेरे पास log v वर्सेस log t। अब मेरे पास है v इज इक्वल टू kt, ये पढ़ा। इसकी अगर मैं log ले लूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा मेरे पास, log v आ जाएगा इक्वल्स टू log ऑफ kt। अब log ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, log ऑफ m इंटू n का हमारे पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो इसको हम खोल देंगे, यहाँ पे आएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ t। अब ध्यान दीजिए log t मेरे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको थोड़ा इस तरफ ले आते हैं, रीअरेंज करते हैं। log v मेरे पास आ रहा है log t प्लस log k, ठीक है। अब मेरे पास log t जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। log v मेरे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पर ये मेरे पास log k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पर लग गया कांस्टेंट सी। मान लीजिए अब log t के सामने एक प्लस साइन है, +1 है, ठीक है, +1 से ये मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो ये मेरे पास m के आ गया +1 है। अब सिंस यहाँ पे log वैल्यू ले रहे हैं, इक्वेशन तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन की आ गई, नो डाउट। तो सिंस log वैल्यू ले रहे हैं, log वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी। जब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी तो यहाँ से मेरे पास इस तरह से पॉजिटिव स्लोप आएगी, स्ट्रेट लाइन की तरह जैसे इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, तो मेरे पास एक पॉजिटिव स्लोप आएगी। तो पॉजिटिव स्लोप मेरे पास आ रही है ये m इज इक्वल्स टू +1, ठीक है। ये मेरे पास स्लोप आ गई, ठीक है। इसमें log की मेरे पास स्लोप नहीं, ये मेरे पास एक कांस्टेंट है, ओके। अब इसमें आते हैं, मेरे पास है v वर्सेस 1/t। v वर्सेस 1/t में देखिए v इंटू 1/t आ गया, एक k की कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट। v मेरे पास y एक्सिस के अलॉन्ग है, y आ गया। 1/t मेरे पास x एक्सिस के अलॉन्ग है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये मेरे पास इसका ग्राफ आ गया विच इज एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो थोड़ा थोड़ा के एक पार्ट उसका इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब आगे आता है v/t वर्सेस v और t। अब जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में किया था कि मेरे पास v/t मान लीजिए, चलो v/t जो है मेरे पास एक k की कांस्टेंट है। अगर इसके सामने मैं v दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे भी करो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, सेम वही चीज आएगी। अब है vt वर्सेस t स्क्वायर, मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू kt, ठीक है। आई हैव मल्टीप्लाइड t ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ गया vt इज इक्वल्स टू k t स्क्वायर, t इंटू t स्क्वायर हो गया। अब vt मेरे पास कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। k मेरे पास एक स्लोप की तरह काम करेगा m, ठीक है। t स्क्वायर मेरे पास x एक्सिस पे है, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। उसकी जो मेरे पास ग्राफ आएगा, इक्वेशन लाइन जो मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, इसको साइड पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर आएगा इस तरह से स्लोप आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर आएगा मेरे पास vt इक्वल्स टू t स्क्वायर, ठीक है, kt स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। x मेरे पास क्या t स्क्वायर पे है, y मेरे पास vt यहाँ पर रहा, और m मेरे पास क्या है k मेरे पास ये स्लोप आ गई,
ठीक है। तो इस तरह से मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कंप्लीट हो गई है। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें चार्ल्स लॉ के कंप्लीटली समझ आ जाए। अब बच्चों बारी है चार्ल्स लॉ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई शिप है जो कि पैसिफिक ओशन में घूम रही है, वहां पर टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक टेम्परेचर बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो टेम्परेचर यहाँ पर है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक बलून वहां पर फिल कर दी गया, उसकी वॉल्यूम है 2 लीटर, ठीक है। उसके अंदर 2 लीटर की हवा भर दी गई बलून के अंदर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन। जब भी वो शिप जो है इंडियन ओशन में पहुंचेगी उस वक्त उसकी वॉल्यूम क्या होगी, यानी कि मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम ये है V2 मुझे फाइंड आउट करनी है। वेयर द टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ गया। जब मेरे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर मेरे पास इससे वॉल्यूम बढ़ के आएगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रेशर तो मुझे पता ही नहीं कि कांस्टेंट है कि नहीं, ये पे चार्ल्स लॉ मैं कैसे लगा सकती हूँ। देखो बात किसकी हुई, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की। दोनों कहाँ पर, अर्थ पे है। जब दोनों अर्थ पे है उन दोनों के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह सेम है, सब जगह कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इस चीज को अब हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास V1 T1 मेरे पास V2 T2 के इक्वल है, ठीक है। पहले इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, साथ में कर लेते। चलो यहाँ पे 2 लीटर गैस है, यहाँ पर T1 में मैं 273 ऐड कर दूंगी। 0.15 इसलिए नहीं ले रही क्योंकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम राउंड ऑफ फिगर ले सकते हैं। क्यों ना राउंड ऑफ फिगर करके ही सॉल्व कर ले, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना, आपको भी एग्जाम में टाइम लगेगा और आपको वैसे भी आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 23.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। चार्ल्स लॉ के लिए याद था, इसमें हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। केल्विन में सॉल्व करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सभी में यूजुअली अगर केल्विन में दिया होगा तो ठीक है, वरना अगर डिग्री सेल्सियस में दिए तो केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, ये रूल होता है इसके अंदर, ठीक है। V2 मुझे फाइंड आउट करना है, T2 मेरे पास है 26.1 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर मैं 273 को ऐड कर दिया। 2 इंटू अब 3 के साथ 4 तो यहाँ पे 0.0 मान लो, चलो 4 हो गया, 0.303 हो गया 6, 7 और 2 हो गया 9 और आ गया 2, 296.4। यहाँ पे V2 आ जाएगा मेरे पास 0.1 एज इट इज, 603 हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9 और यहाँ पर आ गया 2, 299.1 केल्विन। अब ये भी केल्विन में है, ये भी केल्विन में है, तो V2 मेरे पास कैसे आएगा, V2 आ गया, ये टर्म इधर चलेगी, 2 इंटू 296.4 अपॉन 296.4 अपॉन 299.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 018 लीटर, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसका ही आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलो यहीं पे शुरू कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मेरे पास कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा अगर मैंने 800 मिलीलीटर हवा का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 27 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस अंडर कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे प्रेशर था, मैंने टेम्परेचर लिख दिया अंडर कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, सॉरी यहाँ पे 1 बार है तो यहाँ पे प्रेशर ही आएगा, प्रेशर ऑफ 1 बार। अगर मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर 1 बार है तो मेरे पास कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मेरे पास V1 गिवन है, V1 इज 800 ml, ठीक है। T1 मेरे पास है 27 डिग्री सेल्सियस से 47 करना है, 27 डिग्री सेल्सियस से इसके अंदर हमें 273 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 0 और यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पे 300 केल्विन, ठीक है। T2 मेरे पास 27 से 47 डिग्री सेल्सियस आ गई, तो यहाँ पर 47 के अंदर अगर मैं 273 ऐड करूं तो आंसर आएगा 0 और 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है। और इसके अंदर फिर 320 केल्विन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके अंदर 273 ऐड करके केल्विन में निकाला, मैंने आपको बताया था कि केल्विन में ही हमने क्या आंसर को सॉल्व करना, चेक कर रही थी कहीं बैटरी तो नहीं खत्म होकर मैं अकेली बोलती जा रही हूँ। तो मेरे पास यही सेम रिलेशन है V1 T1, ये आप ले लो V1 ओवर V2,
इज इक्वल टू T1/T2, जैसे भी ले लो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए बेसिकली, ऐसे लेना है, ऐसे ले लो, ऐसे लेना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठा लो, ठीक है। V1 मेरे पास है 800 अपॉन V2 मुझे फाइंड आउट करना है, T1 मेरे पास है 300 और यहाँ पे 320। चलो अब अगर यहाँ से मैं इसका V2 निकालने की कोशिश करूं तो V2 की वैल्यू मेरे पास आएगी V2 इक्वल्स टू, V2 ऊपर गया 800 इंटू 320, साथ में आ गया इधर अपॉन 300, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल वगैरह कर भी दूं तो मान लीजिए इनको कैंसिल कर दिया, मेरे पास V2 आ गया 0, 8 2 16 हो गया, 8 6 24, 25, 2560/3 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा 3 8 24, 16 हो गया, 3 5 15, 1 0 की 3 3 9 और फिर पीछे 1 0 बचे 3, 853.3। मेरे पास V2 आ गई है यहाँ पर 853.3 मिलीलीटर। अब इन्होंने पूछा कितनी वॉल्यूम बढ़ी, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ गया। इसको मैं और पेन से कर देती हूँ, ग्रीन पेन से। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ गया फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1 आ जाएगा। तो V2 मेरे पास 853.3 है, अभी निकाला मैंने 853.3 माइनस यहाँ पर आ गया 800, तो ऑब्वियस सी बात है कितना मेरे पास बढ़ गया 53.3 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है मेरे पास बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इतनी मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।